हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। अगर बात करूं मैं इस कहानी के इम्पोर्टेंस की, तो यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कहानी से संबंधित प्रश्न स्नातक के सभी संकाय जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी आदि के प्रथम वर्ष में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिनके फाउंडेशन कोर्स में भाषा और संस्कृति हैं, उस पेपर में इस कहानी से संबंधित प्रश्न हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कुछ प्रश्न स्नातक के तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस कहानी की हम अगर प्रेजेंट स्थिति में मूल्य की बात करें, तो जो अभी आज की आधुनिकता में जो वीडियो गेम जैसे पबजी, फ्री फायर और भी वीडियो गेम है या और भी कोई ताश या ऐसा खेल है जो जिसमें बच्चों की लत बन जाती है, तो यह कहानी उसका अंजाम बताती है। तो आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको एक मीनिंगफुल आउटपुट मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। वाजिद अली शाह का समय था। किसका समय था? वाजिद अली शाह का। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे थे। तो आपके सामने ये चित्र आ रहा है, इसमें सभी का वर्णन किया गया है कि इसमें कोई चित्रों को लड़ा रहा है, तो कोई नाच गाने देख रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो कोई इत्र या जो भी पदार्थ हैं मादक उनको बेच रहा है, और कुछ शतरंज, तो कुछ चौसर पासे, ये सभी खेल रहे हैं। तो इस प्रकार लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता, तो कोई अफीम की पीनक ही में मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, चित्रों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पो 12 का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते व मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसले को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। यानी कुछ ये ऐसे ताश खेलना, शतरंज खेलना और भी जो कुछ खेल हैं, तो नशा करना, ये सभी जो लोग करने वाले होते हैं, ये बोलते हैं कि इससे बुद्धि तीव्र होती है, ये होती है, तो वो अपनी अपनी पेशकश उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो आज भी वास्तव में दुकानों पर, गुमटियों पर, सभी जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ नशा किया जाता है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते। कैसे करते? वह शतरंज खेलते, हुक्का पीते और नशे की चीज़ों का सेवन करते। तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती है? दोनों के पास मारूसी जागीरें थी, यानी उनके पास पुरानी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चकोतिया करते थे। आखिर और करते ही क्या? प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पे छोड़ने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। ऐसा बोलते हैं, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। दोनों काम क्या? एक तो शतरंज खेलना और एक खाना खाना, दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग
उनके इस व्यवहार से खुश हो। यानी बड़ा बूढ़ा ना था, लेकिन बाकी लोग भी उनके इस शतरंज खेलने की लत से खुश नहीं थे। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े, यानी इसकी लत पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा दोष है, बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि वे अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उनको इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती, तब तक बाजी बीत जाती। यानी सुबह जब होती है तो उसकी पत्नी उठती, इतने में तो वो दोनों फ्रेंड आके अपना शतरंज का खेल शुरू कर देते। और रात में जब वो सो जाती, तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ नौकर पर हाँ नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाए, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जा कर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। पर रूबरू वे भी कुछ न कह सकती थी। यानी ऐसा नौकरों से बोलती थी वो, पर लेकिन सामने नहीं बोल सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। यानी उनको अपने पति से इतनी शिकायत नहीं थी जितनी मीर साहब से थी। यानी उसके फ्रेंड से उसको ज़्यादा शिकायत थी, यानी ज़्यादा एलर्जी थी। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लोंडी से कहा, यानी दासी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। यह बोला बेगम साहिबा ने। लोंडी गई, यानी दासी गई, तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिब का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहा कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लोंडी यानी दासी से कहा, जाकर कहा अभी चलिए, नहीं तो वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएगी। यानी अभी चलिए, नहीं तो वो स्वयं हकीम के पास चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? तो यहाँ पर मिर्जा साहब ने कहा उस दासी से कि ऐसा क्या मरने वाली है, थोड़ा सब्र नहीं होता, कुछ इसी तरह का वाक्य प्रयोग किया होगा। मीर, अब उनका दोस्त बोलता है, अरे तो जाकर सुनिए, आइए आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज की होती हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। अभी जो ये मीर जाने के लिए बोल रहा है ना, तो ये जैसे ही जाएगा तो मीर गोटिया को चेंज कर देगा। अब मीर बोलता है, जनाब इस भरोसे न रहिए, वह चाल सोचिए कि आपके मोहरे धरे और मात हो जाए। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्ज़ा मिर्ज़ा बोले, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उसकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ? तो मीर कहता है, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मैं मुहरे के हाथ न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने क्योरिया बदल कर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते, नोच कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, अब मिर्ज़ा क्या करेगा, अपने दोस्त पर सारा थोपने का प्रयास करेगा कि उसी ने बुलाया था न, उसी के, वो थोड़ा बड़ा है तो उसके बोलने पर मैं खेलने लगा न, ऐसा बोलेगा वो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निकट्टू हैं वैसे ही सबको समझे हैं, उनके भी तो बाल बच्चे या सबका सफाया कर डाला। मिर्ज़ा, बड़ा लतिया आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार नहीं सकते? तो मिर्ज़ा बोला, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाइजा तो करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाए तो हो जाए, कौन किसी की रोटियां खिला देता है। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी, हरिया जा बाहर।
शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्ज़ा मिर्ज़ा बोलता है, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती हैं? यानी जिस दासी को पहले लोंडी लोंडी कहकर पुकारते थे, अब उसका नाम हरिया यहाँ पर वो बोलने लगे। बेगम बेगम बोलती है, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोको, मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी बीबी की मन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते ही पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने दो एक मोहरे इधर उधर रख दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर थे। मोहरे बाहर फेंके जाते ही चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। किससे कहा? अपनी बेगम से। बेगम बोली, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते हैं। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम के यहाँ कि अब भी तामुल है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गए, यानी तभी समझ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेल मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर पर चढ़ा रखा, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा मिर्जा बोले, खैर यह बताइए अब कहाँ जमा होगा? तो मीर कहते हैं, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। यानी पहले मिर्जा के घर शतरंज खेलते थे, अब मीर के घर खेलेंगे। अब मिर्जा बोलता है, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊं? घर पर बैठा रहता था तब तो इतनी बिगड़ती थी, यहाँ बेटक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से थोड़ा तन जाइए। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींचे आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीगकर भारी हो जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते ही कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते जोड़ हो जाती, तू में की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार सवार मतलब पूछता है नौकर से, घर में नहीं तो कहाँ? नौकर कहता है, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार बोलता है, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी हैं, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो नौकर कहता है, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। तो सवार कहता है, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है।
तो सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्ज़ा जी बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्ज़ा जी, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी न हो। मीर बोलते हैं, कमबख्त, कल फिर आने को कह गया। मिर्ज़ा बोलते हैं, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल गोमती पर कहीं वीरान में नक्शे जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे, यानी हजरत आकर स्वयं ही चले जाएंगे। अब मिर्ज़ा बोलते हैं, वल्लाह आपको खूब सूझी, यानी आपको अच्छी युक्ति सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर नहीं है, यानी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसिद उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दिन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, शह आदि दो शब्दों के सिवा उनके मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम में डट जाते, यानी फिर शतरंज खेलने डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपये सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मिर्ज़ा साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। तो मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। तो मिर्जा बोलते हैं, आने दो, किस्त बचाइए यह किस्त, यानी फिर उन्होंने चाल चल दी। अब मीर साहब बोलते हैं, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा जी बोलते हैं, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त, यानी उन्होंने फिर अपनी चाल चल दी। मीर बोले, मीर, तोपखाने भी हैं, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के मुंह जैसे, यानी लाल बंदरों जैसे मुंह, सूरत देख कर खूब मालूम होता है। मिर्जा बोलते हैं, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा यह किस्त। तो मीर बोलते हैं, फिर आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूची है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। तो मिर्जा बोलते हैं, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोलते हैं, आज खाने की कैसे ठहरी, यानी आज खाने की क्या व्यवस्था है। मीर बोलते हैं, अजी आज तो रोजा है, यानी व्रत है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। तो मिर्जा जी, नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। तो मीर बोलते हैं, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे, हुजूर नवाब शाह भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब कि मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी, यानी अज्ञात स्थान पर लेकर जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी।
मिर्जा ने कहा, हुजूर जनाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। तो मीर बोलते हैं, होगा, यह लीजिए शह, यानी उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और फिर अपनी चाल चल दी। तो मिर्जा बोलते हैं, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर बोलते हैं, रोया रोया ही चाहिए, यानी रोना ही पड़ेगा, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किस्त, यानी फिर चाल चल दी। मिर्जा बोलते हैं, किसी के दिन बराबर नहीं होते, नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर बोलते हैं, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात हैं, बच नहीं सकते। मिर्जा बोलते हैं, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब वाजिद अली शाह। तो मीर बोलते हैं, पहले अपने बादशाह को बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा, यह किस्त और यह मात लाना हाथ, यानी उसमें मिर्जा हार गए। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी है। मीर ने कहा, आइए जनाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी, यानी जो बादशाह को वहाँ अंग्रेज सैनिक पकड़ के ले गए, उसका शौक उसके हार के साथ चला गया। वे हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए, यानी उनके लिए वो बादशाह को लेकर जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हार गए उसका बदला लेना वो इम्पोर्टेंट था। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिले आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सुर में आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा 2-3 बाजियां हार चुके थे, इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेड़प पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़ल गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा जी सुनकर झुंझलाते और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे, पर जो बाजी कमज़ोर पड़ती, धैर्य हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए, यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया, जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए, यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं, मोहरे को छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनक नहीं, जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी। मिर्जा बोले, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। तो मीर बोलते हैं, उस घर में क्यों रखूं, मैं हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा, मुहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी। फर्जी पीटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर बोलते हैं, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा बोलते हैं, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर बोलते हैं, मुझे क्यों मात होने लगी। तो मिर्जा कहते हैं, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। तो मीर कहते हैं, वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। तो मिर्जा बोलते हैं, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तो ऐसे तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। अप्रासंगिक बातें यानी आप समझ सकते हैं कैसी बातें होने लगी होगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते हैं। वे हमेशा घास छिला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है, जागीरी मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। तो मीर बोलते हैं, क्या घास आपके अब्बाजान छिलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। तो मिर्जा बोलते हैं, अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं, रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं है। मीर बोलते हैं, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के
दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा बोलते हैं, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें न कर। अब मीर बोलते हैं, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आँख दिखाई कि उसकी आँख निकाली है हौसला। मिर्जा बोलते हैं, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। तो मीर बोलते हैं, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन। दोनों दोस्त ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भाव का अधःपतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने ही वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक आंसू न निकला, उसी दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई महराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धूनती थी। तो यहाँ पर अपनी कहानी होती है पूरी। लेकिन अब हम इस कहानी से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ आपको आंसर कमेंट भी करना है। तो अपना पहला प्रश्न है, मीर और मिर्जा कौन सा खेल खेलते थे। तो मीर और मिर्जा, अभी जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है, शतरंज का खेल खेलते थे। अगला है, मिर्जा के नौकर शतरंज को कैसा खेल मानते थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने कहानी कितनी कॉन्सेंट्रेट होकर सुनी है। अगला है, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है। तो शतरंज के खिलाड़ी के लेखक हैं प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछाई जाती थी। तो पहले मिर्जा के घर बिछाई जाती थी। उसके बाद मिर्जा की पत्नी ने वो कमरे में गई और पास यहाँ से सब फेंक दिए थे। तो फिर मीर के घर लगने लगी, और मीर के घर भी जब उसकी पत्नी ने षड्यंत्र किया कि बाहर से फौज के आदमी आए हैं और लेकर जाएंगे, तो उसके बाद मस्जिद, पुरानी खंडहर मस्जिद में लगाना शुरू कर दी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहले मिर्जा के घर लगती थी। अब है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य कहानी का, मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना। तो यहाँ पर मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना कहानी का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये तो पात्र हैं और पात्र के नाम बदल देते हैं, इसमें कोई मीर और मिर्जा स्पेशल नहीं है। अगला है, व्यक्तिगत स्वार्थ का चित्रण। तो व्यक्तिगत स्वार्थ का भी चित्रण नहीं है और ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। तो यह जरूर हो सकता है, क्योंकि लखनऊ इतना विलासिता में डूबा हुआ था कि उसके राजा को अंग्रेजी सेना आकर उठाकर ले गई, लेकिन किसी ने आंसू तक नहीं बहाया। तो यही गुलामी के कारण है, विलासिता, इसके प्रति सचेत करना कहानी का उद्देश्य है। अगला है, शतरंज के प्रति नाराजगी व्यक्त करना। तो ये भी उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य केवल एक था कि गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। तो यह आपकी कहानी और इसके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट जरूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी, और उस प्रश्न का भी आंसर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।